हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मॉक टेस्ट 1 की अपार सफलता के बाद आज आपके सामने फिर से मैं लेकर आया हूं मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 1 में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ, ये आपको मैं आशा दिलाता हूँ कि ये जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है, जो 17 से बड़ी नहीं है। पहली चीज तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों, वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 17 से बड़ी ना हो। मतलब क्या है इसका मतलब वे सभी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर आप लिखेंगे जो 17 से छोटी हैं। 17 से छोटी अभाज्य संख्याओं को आपको लिखना है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 2। 2 के बाद एक अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 3। 3 के बाद अभाज्य संख्या है 5। 5 के बाद अभाज्य संख्या 7। 7 के बाद अभाज्य संख्या मिलेगी 11। ठीक है बच्चों। 11 के बाद एक अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 13। और 13 के बाद अभाज्य संख्या जो होगी वो खुद होगी 17। अब आगे नहीं जाएंगे। आगे ना जाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभाज्य संख्याएं कैसी हों? अभाज्य संख्याएं 17 से बड़ी ना हों। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि वही सभी अभाज्य संख्याएं 17 से छोटी हों। तो देखिए 17 और 13 इनको सबको जोड़ेंगे तो 30, 30 10 40 1 41, 41 में 7 जोड़ देंगे 48, 48 और ये 5 5 10, इनको सबको जोड़ने पे आपको मिलेगा 58। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है वो होगा 58। 17 से बड़ी नहीं तो 17 से बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? 17 से बड़ी अभाज्य संख्याएं आप देख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17 है। और इनका योग में चीज़ों को क्या करते हैं? योग में चीज़ों को जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या आ रहा है? 58। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड संभव हो अभाज्य संख्या कहलाती है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 700 अधिक है। मतलब किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है तो धन ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या बताना है? कुल राशि कितनी है। तो पता इससे तो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं वह धनराशि कितनी है। तो माना धन बराबर x रुपये। कितने रुपए? x। कि जो अपने पास धन है वो है x रुपए का। कह रहा है किसी धन का 3/2 भाग, तो इसी x का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है। तो x के
2/3 भाग से 500 अधिक है तो 500 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 3x/2 बराबर, ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 500। अब ये वाली संख्या आप देख रहे हैं 2x/3 जो संख्या है ये बराबर के इस तरफ है, तो इसको पक्षांतर करके 3 के साथ ले आएं, तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर किसके है 500 के। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 और 3 का गुणा 3 में करा देंगे तो ये 9x हो जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 होगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 4x हो जाएगा बराबर किसके 500 के। 9x में 4x घटाएंगे तो आपका आएगा 5x/6 बराबर 500 के। अब जब इस 5 से 500 को काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 100 बार। तो इस 100 में ये बचा x/6 बराबर 100। अब इस 100 में इस 6 से गुणा करा देंगे तो x का मान आ गया 600 रुपये। x का मान क्या आ गया 600 रुपये। तो यहाँ से पता चला धन अपना कितना है 600 रुपये है, जो पता चल हमने x मानना था, x का मान 600 आया। यहाँ से पता चल गया कि धन कितना हो गया 600 रुपये हो गया। क्या बच्चों एग्जाम में इतना बड़ा सवाल लगाना है आपको? नहीं। एग्जाम में करने के लिए क्या, ये तो इसका बेसिक तरीका है कि ये सवाल किस तरह से लगाया जा सकता है। ये भी कोई बहुत कठिन और बहुत बड़ा तरीका नहीं है, पर एग्जाम में इस सवाल को जल्दी करना है। जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं? जल्दी करने के लिए कर सकते हैं, सबसे पहले भाग है 3/2 और फिर भाग है 2/3। अधिक कितना है 500 अधिक है, तो ये तीनों चीज़ें लिख दीजिए। 3/2 भाग, 2/3 भाग और ये 500 ये अधिक है। तो अब देखिए जो अधिक है इन्हीं दोनों में से अधिक है, इन दोनों से ही जो अधिक है ये 500। तो एक ऐसी संख्या हम लोग मान लेंगे यहाँ पर जो 3/2 और 2/3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो मतलब 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 6। हमने मान लिया माना धन 6 रुपये है, माना धन बराबर 6 रुपये। ठीक, तो पहले इसमें 6 का गुणा करा देंगे, फिर इसमें भी 6 का गुणा करा देंगे। 2 से 6 को काट देंगे 3 आता है, 3 का गुणा 3 में करा दिया 9। 3 से 6 को काट देंगे 2 आता है, 2 का गुणा 2 में करा दिया 4। अब इन दोनों का अंतर क्या आया 5। अपने हिसाब से 5 आया, सवाल के हिसाब से 500 है। तो 5 का मान कितना है 500 है। ठीक, समझ गए। जब 5 का मान 500 है तो 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 500/5। 5 से 500 को काट देंगे, ये हो जाएगा 100 रुपये। क्या हो जाएगा ये 100 रुपये। तो यहाँ से पता चला कि 1 का मान 100 रुपये है, तो हमने धन 6 रुपये माना था, तो इसी 6 में गुणा करा देंगे 100 का। जब 6 में गुणा करा देंगे 100 का तो रुपये हो जाएगा 600। यहाँ से पता चल गया कि आपका धन कितना था 600 था। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे से। ये मेथड दूसरा मेथड है ये इस प्रश्न का। इसको इरेज करके लिख देता हूँ मेथड 1 मेथड 2 करके, तो ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये है मेथड 2 और ये है आपका मेथड 1। मेथड 1 और मेथड 2 देख लीजिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप परीक्षा में उसी मेथड से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, यहाँ से आपको गति पता चल गई और समय लग रहा है उसको 40 सेकंड। तो पूछा गया है कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको चाल दी गई है। चाल क्या दी गई है? चाल दी गई है आपको 400 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर इसके बाद आपको समय भी दिया गया है। समय क्या दिया गया है? समय दिया गया है 40 सेकंड और आपसे दूरी पूछी गई है। दूरी पूछी गई है।
एक बच्चों आपको दूरी का फार्मूला पता है। दूरी का फार्मूला क्या है? दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणते समय। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणते समय। अब ये चाल गुणते समय कहाँ से बनता है? क्योंकि चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। अगर यहाँ से आपसे दूरी का मान पूछेगा तो समय का चाल से गुणा करा देते हैं, तो दूरी बराबर सूत्र बन जाता है चाल गुणते समय। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे है और समय है 60 सेकेंड। अब समय आपको 40 सेकेंड दिया गया है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में जो आपको समय दिया गया है वो है 40 सेकेंड। तो सबसे पहले आपका जो समय है ये है 40 सेकेंड, और चाल जो है ये है घंटे में, समय है सेकेंड में। इस सेकेंड को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो सेकेंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3600। अब बच्चों देखेंगे आप, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर आपका हो जाएगा 4 चौको 16, 160, और नीचे हो जाएगा ये 36। फिर ये 4 से कट रहा है, आपके 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, तो ऊपर हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 9। अब 9 का भाग 40 में दे दीजिए। 9 का भाग आप 40 में देंगे तो आ जाएगा 4.444 आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर 444 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? ये बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक फर्श के कमरे को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता। सबसे पहले आपको एक ये पता है 8 मीटर और 6 मीटर एक फर्श है जिसको ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइलें लगनी हैं। तो एक आपको फार्मूला पता है टाइलों की संख्या का। टाइलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है टाइलों की संख्या बराबर, ये फार्मूला होता है बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल और बटे में छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बटे में छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये फार्मूला होता है आपके टाइलों की संख्या का। क्यों? अब देखिए क्या है कि एक बड़ा क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार होगा। ये मान लिया 8x6 का कमरा है, इसी में क्या है कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लग रही हैं, तो ये कई लग रही हैं, तो मतलब बड़े वाले के ये कई भाग हो रहे हैं। तो इसीलिए फार्मूला होता है बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल जो है वो है आपका 8 मीटर गुणते 6 मीटर, और जो छोटा क्षेत्रफल है वो है 4 डेसीमीटर गुणते 4 डेसीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई मतलब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और क्षेत्रफल के लिए दोनों भुजाओं का गुणा कराते हैं। तो सबसे पहले 4 मीटर गुणते 4 मीटर लिखा हमने। अब आप ये देखेंगे कि ये डेसीमीटर दिया गया 4 डेसीमीटर और ये है मीटर, तो सबसे पहले डेसीमीटर को मीटर में बदलने की आवश्यकता है। तो अब इसको कन्वर्जन के लिए एक यूनिट का फार्मूला बताया है किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी और मिली। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गुणा होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग होता है। तो 1 डेका मीटर में कितने मीटर? तो 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं। डेसी मीटर में बदलना है मीटर को डेसी, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएंगे 80 और ये हो जाएगा आपका 60। फिर 4 गुणते 4, 4 से इस 80 को काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 से इस 60 को काटेंगे 15 बार कटेगा, 15 में 20 का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 300। तो टाइलों की कुल संख्या जो निकल आई वो आ गई आपकी 300। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 80 और 60 कहाँ से आया, तो आप एक चीज़ नोट कर लें कि 1 मीटर में
10 डेसीमीटर होते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये मीटर से कहाँ डेसी की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक कॉलम चढ़ रहे हैं, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो 8 में 10 का गुणा कराया 80 हो गया, 6 में 10 का गुणा कराया 60 हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। आगे कह रहा दो संख्याओं का योग 180 है, उन संख्याओं का मासा 12 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। दो संख्याओं का योग 180 है, तो जो योग होता है, योग में मासा का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 180/12। 2 से 12 को 12 से 180 को काटोगे हो जाएगा 15। अब किन किन संख्याओं का योग 15 आता है। जिन संख्याओं का योग 15 आएगा उतने ही जोड़े संभव हो पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 और 14 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। 2 और 13 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। 3 और 12 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। 4 और 11 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। 5 और 10 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। 6 और 9 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। 7 और 8 को जोड़ने में क्या मिलता है, 15 मिलता है। अब बच्चों, क्या कोई ऐसी संख्या यहाँ पर बच रही है जिसको जोड़ने में आपको 15 मिल जाए? बच रही है? नहीं बच रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं कि 3 और 12 15 बन रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे तो ये 1 और 4 बचेगा, तो इसलिए ये वाला कॉलम आपका बेकार हो गया। कुछ कॉमन ना निकलना चाहिए, बेकार हो गया। 5 और 10 में आप देख रहे हैं ये कॉमन निकल रहा है, ये भी बेकार हो गया। 5 कॉमन निकल के 5 कट जाएगा। 6 और 9 में देख रहे हैं कि ये कॉमन निकल रहा है, तो ये भी बेकार हो गया। जब ये 3 कट गए तो आपके जोड़े कितने बचे, तो पहला जोड़ा ये बचा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो कुल जोड़े कितने संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं इसके। ठीक है बच्चों, इसके कितने जोड़े संभव हैं, तो इसके 4 जोड़े संभव हैं। आगे कह रहा है निम्न का मान क्या होगा, और समीकरण लिखा है 0.5 गुणते 0.3 प्लस 0.5 गुणते 0.2, फिर बटे करके है 0.5 गुणते 0.9। अब इसको आपको हल करना है। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं कि ये 0.5 और ये 0.5 यहाँ पर दिया गया है, तो इन दोनों को हम निकाल सकते हैं कॉमन, इन दोनों को निकाल सकते हैं कॉमन। तो ये बाहर अगले स्टेप में हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट करेंगे, ये 0.3 प्लस 0.2 और फिर बटे करके 0.5 गुणते 0.9। ये 0.5 ये 0.5 का भाग हो जाएगा। फिर 0.3 और 0.2 को अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 और फिर बटे करके लिख देंगे 0.9। तो आपका आंसर हो जाएगा, दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/9। ये बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। परीक्षा में आपको ऑप्शन जो दे सकता है वो इस प्रकार से भी दे सकता है, 4 की पावर बार, 5 की पावर बार, 6 की पावर बार, 7 की पावर बार। तो बार का मतलब ये होता है अपॉन 9। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी परीक्षा में ऑप्शन आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर घबरा जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस आंसर इसी प्रकार निकाल देना है। जैसे 5/9 आया है, तो 5/9 का अगर बार में मान लिखेंगे तो 5 की पावर बार हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 0, 3, 4, 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो अंक क्या क्या हैं आपके, 0, 3, 4, 7 और 8 है, ये अंक हैं। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले हमको सबसे बड़ा अंक निकालना होता है। तो सबसे बड़ा अंक जो आप देख रहे हैं वो सबसे बड़ा अंक आपको दिख रहा है 8। 8 के बाद दिख रहा है 7, 7 के बाद 4, 3 और 0।
तो इसका मतलब 87,430 जो अपनी संख्या बनी, ये सबसे बड़ी संख्या बनी है इन अंकों का प्रयोग करके। और छोटी संख्या निकाल दें। छोटी संख्या क्या बनेगी इसमें? तो सबसे छोटा अंक 0 अगर लेंगे पहले तो ये संख्या रह जाएगी 4 अंकों की। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद 4, 4 के बाद 7 और फिर 8। तो ये कैसी हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई। और इनका क्या पूछा गया है? इनका अंतर पूछा गया है। अंतर में चीज़ों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बच्चों अब इसका अंतर निकालें। अंतर में चीज़ों को घटा देते हैं। ये हो जाएगा 87,430 और ये हो जाएगा 30,478। घटा दो। 10 में 8 घटाएंगे 2 आएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा, 13 में 4 घटाएंगे 9 आएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 56,952। बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटाने में जो अंतर आया 56,952। तो ये डी नंबर आपको ऑप्शन में दिख रहा है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं, तो इस वर्ष भी ये पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक 3 सेंटीमीटर किनारे वाले, प्रत्येक कितने? 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन कितना है? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक घनाभ है जो कि इस प्रकार है। मान लेते हैं ये एक घनाभ बन रहा है। ये इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। फिर एक दूसरा घनाभ है, वो भी कुछ इसी प्रकार है। उसकी भुजा कितनी है? उसकी भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। अब होता क्या है कि इन दोनों घनाभों को मिलाकर एक साथ लगा दिया जाता है। एक साथ घनाभ ये दोनों मिला के रखे गए। तो घनाभ की आकृति किस प्रकार से होगी? ये दोनों जुड़ जाएंगे आके। तो घनाभ की आकृति आप जब देखेंगे तो घनाभ कुछ आपको दिखेगा। अभी बनाते हैं किस प्रकार का। इस प्रकार से आपको ये घनाभ दिखने लगेगा। तो अब आप क्या यहाँ पर कुछ अलग चीज़ महसूस कर रहे हैं? अलग चीज़ क्या कि अगर इसकी लंबाई 3 थी, इसकी लंबाई 3 थी, तो 3 और 3 लंबाई जब इनकी हो गई तो कुल लंबाई कितनी हो गई? इसकी कुल लंबाई हो गई 6। क्या 2 घनाभ रखने से इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन आया? चौड़ाई पहले 3 थी, चौड़ाई तो अब भी 3 है। और ऊंचाई पहले 3 थी तो ऊंचाई अब भी 3 है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ने से जो बढ़ी है वो इनकी लंबाई बढ़ी है। फिगर्स को, इन फिगर्स को जोड़ने में सिर्फ लंबाई बढ़ी है और इनकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जोड़ने के बाद घनाभ बनाया गया तो उसी घनाभ का आयतन पूछा गया है। तो घनाभ के आयतन का बच्चों सूत्र होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। लंबाई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। इनका गुणा कराओगे तो 6 तिरका 18 और 18 तिरका 54, ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को बोल सकते हैं 54 घन सेंटीमीटर। ये आप आंसर देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 9वां। कह रहा किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपये। दर आपको दी गई है 10%, समय आपको दिया गया है 3 वर्ष। तो बच्चों एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है सबसे पहले ये पता करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है दर दी गई है। दर कितनी दी गई है? दर आपको दी गई है 10%। तो दर का मान है 10%। 3 वर्षों में, तो समय जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 3 वर्ष।
साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आपको साधारण ब्याज जो दिया गया है वो दिया गया है 300 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया 300 रुपये। और आपसे पूछा गया किस धन, तो प्रारंभिक धन मतलब मूलधन के बारे में आपसे यहाँ पर बात की गई है। तो मूलधन मतलब आपसे पूछा गया है। तो बच्चों एक साधारण ब्याज का सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है वो देखना पड़ेगा पहले। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणते में दर गुणे में समय बटे 100। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपको पता है 300 रुपये दिया गया है, मूलधन आपको नहीं पता है तो x मान लेंगे, दर पता है आपको 10% है, समय 3 वर्ष है और बटे में 100 है। साधारण ब्याज है 300 रुपये, आपको प्रश्न में दिया गया है, मूलधन नहीं पता है तो आपने x मानी है, दर आपको दी गई है 10%, समय 3 वर्ष बटे करके 100। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये जीरो से ये वाला जीरो कट रहा है। अब 3 से अगर इसको काटेंगे 30 को तो ये 10 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 10। और ये 10 में जब इस 100 का गुणा करा देंगे तो x का मान 10 गुणते 100, 10 में जब 100 का गुणा कराएंगे तो आएगा 1000। और x हमने क्या माना था, x मूलधन को माना था। तो मूलधन क्या निकल के आ गया बच्चों, 1000 रुपये। तो 1000 आपको ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है, ये 1000 रुपये, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें। 50 का 80% प्लस 80 का 50%, 50 का 80% प्लस 80 का 50%, ये मान आपसे पूछा गया है। अब बच्चों का मतलब तो होता है गुणा, बॉडमस चैप्टर में पढ़ा है सरलीकरण में, और प्रतिशत चैप्टर में पढ़ा है कि बटे 100 होता है प्रतिशत का मतलब। तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणते 80 बटे 100 प्लस 80 गुणते 50 बटे 100। ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, फिर ये जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 5 का गुणा 8 में कराया तो 40 आया, 8 का गुणा 5 में कराया तो 40 आया, 40 में 40 जोड़ दिया तो 80 आ गया। तो मतलब इस प्रश्न को जब आपने हल किया तो आपको उत्तर मिला 80। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, तो ये सब आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 11 नंबर। एक रेलगाड़ी 100 मीटर 90 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो 100 मीटर जो है, तो यहाँ से आप ये पता चल कर पाए कि दूरी जो है वो है 100 मीटर। और जो समय दिया गया है, आपको समय दिया गया है 9 सेकेंड, और आपसे चाल पूछी गई है। क्या पूछा गया है, चाल। तो एक फार्मूला सुंदर सा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल के साथ एक विशेष कंडीशन है कि चाल जो आपसे पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये जो आपको डाटा दिया गया, ये जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, ये मीटर और सेकंड में है। इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, परंतु आपसे पूछा गया है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। तो देखिए, आप दूरी लिखेंगे 100 मीटर और समय है 9 सेकंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नियम होता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कराते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कराते हैं। तो ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा करा दिया 18/5 का। तो सबसे पहले इसमें गुणा करा दीजिए 18/5 का। 9 से इस 18 को काटोगे 2 हो जाएगा, 5 से 100 को काटोगे 20 हो जाएगा, 20 का गुणा 2 में करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी प्रश्न में समस्या हुआ करे तो आप कमेंट के माध्यम से उसको हमसे बता सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए। रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 2 टॉफी खरीदी और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। 1 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत बताएं। ये तो आपको पहले से ही पता चल गया कि उसको सीधी सी बात है कि हानि होगी। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 2 चीज़ ला रहा है और 1 रुपये में 5 चीज़ें बेच रहा है, तो इसमें उसको फ़ायदा तो होने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, लाभ होने का कोई सवाल नहीं हो सकता है। तो होगा क्या यहाँ पर होगा उसको हानि। हानि मतलब घाटा होगा। तो कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 खरीदी, मतलब 2 टॉफियों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 5 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मूल्य बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो आपको क्रय मूल्य पता चला वो पता चला 5 रुपये, और जो विक्रय मूल्य आपको पता चला वो पता चला 2 रुपये। अब मतलब कोई चीज़ 5 की खरीद के लाए हो, 2 रुपये में बेच रहे हो, तो घाटा कितने का हुआ? 3 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये है, गुणते 100। 5 से इस 100 को काटेंगे, ये 20 बार कटेगा, 20 का गुणा 3 में कराएंगे 60% आएगा। तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मनोज रोज रात्रि 9:30 बजे सोता है और सुबह 8:30 बजे उठ जाता है। रोज रात्रि कब सोता है? रात्रि में सोता है वो 9:30 बजे और उठता है प्रातः 8:30 बजे। अगर मनोज 1 घंटे और सो लेता, 9:30 हो जाता, फिर 9:30 से 9:30 तक 12 घंटे होते, पर मनोज ने क्या किया है कि 1 घंटे कम सोया है, तो 12 घंटे में 1 कम कर दो। तो इससे पता ये चल रहा है कि मनोज जो है वो 11 घंटे तक सो रहा है। मनोज कितनी देर तक सो रहा है? 11 घंटे तक। अगला प्रश्न देखिए। 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 323 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो बच्चों आपको देखने हैं यहाँ पर। सबसे पहले 323 के अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे इसको 17 से काटेंगे। 17 से काटने में 19 मिलेगा और 19 से काटेंगे तो 1 मिलेगा। ये हो जाएगा 17 गुणते 19। तो अभाज्य गुणनखंड इसके कितने मिले आपको? 2 मिले। अभाज्य गुणनखंड आपको इसके 2 मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15। 792.02 792.02 और 101.32 इनको जोड़ देते हैं। ये 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये 3.39 और ये 8। ये क्या आ गया? 893.34। 893.34 में 893.34 में 306.76 जोड़ देंगे। तो अब देखिए घटाते हैं। 14 में 6 घटाएंगे 8 आएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा, फिर इसने कैरी इसको दिया था 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, इस 9 ने इस 3 को कैरी दिया था यहाँ पे 8 हो जाएगा, और फिर 8 में 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 586.58। ए नंबर 586.58। ये जोड़ और घटाने के प्रश्न थे, बहुत ही आसानी से आप हल कर पा रहे हैं। 16 नंबर देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है। 3/4 गुना। बस ये गुने वाले सवाल में आपको बहुत ही खुश हो जाना है, कितने गुने। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछा गया, कितने प्रतिशत लाभ होगा। मतलब कोई चीज़ आपने 3 रुपए की खरीदी तो क्रय मूल्य आपको पता है 3 रुपये है, और उसको आप 4 रुपये में बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य आपको पता चला है 4 रुपये है। अगर कोई चीज़ आप 3 रुपये की खरीद रहे हैं, 4 रुपये की बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 1 रुपये का होगा। अब प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। लाभ कितने का है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। लाभ कितने का है? तो लाभ आपको 1 रुपये का हो रहा है, क्रय मूल्य आपका 3 रुपये था, 100 से गुणा 3 से जब इस 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3। डी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही। कह रहा है 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे?
तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 टन में जो क्विंटल होते हैं वो होते हैं 10। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। तो 5 टन में कितने हो जाएंगे? 5 गुणते 10, 5 में 10 जोड़ेंगे 50, और 50 क्विंटल हो गए। अब इसी 50 क्विंटल में 9 क्विंटल और जोड़ देना है। 50 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 80 क्विंटल। कितने हो जाएंगे? 80। 50 में 9 जोड़ेंगे तो ये बच्चों 80 नहीं 59 क्विंटल हो जाएंगे, क्षमा चाहेंगे। तो 59 क्विंटल आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। दो संख्याओं का योग 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या होंगी? बच्चों दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। 2:3 है। तो इसको लिख सकते हैं 2x/3x लिख सकते हैं। और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है? 3/4 बन रहा है। गुणा करा दो, 4 से 2 को कराएंगे 8x हो जाएगा, और ये 36 9 चौको 3 से 3 में कराएंगे ये हो जाएगा 9x, और ये 9 3 का 27। बच्चों ये 8 इस तरफ पक्षांतर कर देंगे 27, तो 36 में ये 27 घटाना पड़ेगा, 9x में ये 8x घटाना पड़ेगा। 36 में 27 घटाएंगे 9 आएगा, तो यहाँ से x का मान क्या पता चल गया? 9। तो संख्याएं मानी थी 2x और 3x। 2 में जब 9 का गुणा कराएंगे तो 18 आएगा, 3 में जब 9 का गुणा कराएंगे तो 27 आएगा। संख्याएं यहाँ से आपको पता चल गई 18 और 27। बच्चों एक करने का इसका और तरीका था। 2 और 3 से संख्याएं हो रही थी 3 और 4, मतलब कितना बढ़ रही थी? 1। कितना बढ़ रही थी? 1। यही 1 का मान कितना था? 9। जब 2 में 9 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 18, और 3 में 9 गुणा कराएंगे 27। तब भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं वो लिखा है 9,861 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटें कि ए 11:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा आपसे इसमें पूछा गया है कि मतलब बी को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो बी को जो रुपए मिलेंगे वो निकालने हैं आपको। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ये रेशियो दिया गया है ए बी और सी का। सबसे पहले क्या दिया गया है? ए बी और सी का रेशियो आपको। तो ए का मान कितना है? 3 है, बी का कितना है? 11 है, और सी का कितना है? 5 है। 3, 11 और 5 दिया गया है ए बी और सी का मान। जब ए बी और सी इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो आपको 3 और 11 और 5 जोड़ रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 19। क्या मिल रहा है? 19। और 19 का मान दिया गया है आपको 9,861। तो अगर एक का मान निकालेंगे 9,861/19 आ जाएगा। और अगर 19 का भाग जब हम लोग 9,861 में देते हैं तो आता है 519। कितना आता है? 519 आता है। अब बच्चों 519 में बी का हिस्सा पूछा गया है। बी को कितने मिल रहे हैं? 11 रुपये मिल रहे हैं। एक का मान आपको पता है 519 है। एक का मान कितना पता है आपको? 519। तो 11 के निकालना है, 519 में गुणा करा दो 11 का, तो ये हो जाएगा 519 और ये हो जाएगा 519। 9075 मतलब 5,709 रुपये। बी का हिस्सा आ गया 5,709 रुपये। समझ पा रहे हैं बच्चों? 20 नंबर प्रश्न देखिए। 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब क्या? 25 आदमी 6 घंटे 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो 15 आदमी 10 घंटे में कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए 25 आदमी कर रहे हैं, 6 घंटे में कर रहे हैं, 9 दिनों में कर रहे हैं, ये एक साथ लिख देंगे। और फिर जो पूछा जाता है उन संख्याओं को नीचे लिख देते हैं। 15 आदमी 10 घंटे में कितने दिन में पूरा करेंगे? तो डी मान लेंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 का 15, ये हो जाएगा 5 25। 5 से इस 10 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा। तो डी का मान क्या आ जाएगा? 9। 9 दिन में वो उस काम को पूरा करेंगे। बच्चों मॉक टेस्ट 2 के आपके 20 क्वेश्चन पूरे सफलतापूर्वक बताए जा चुके हैं।
ये मॉक टेस्ट आपको परीक्षा हॉल में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। बच्चों, अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।